आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एनडीएफ में। तो आज का जो टॉपिक है वो एनडीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो टॉपिक है गवर्नर, राज्यपाल। भारत में हर राज्य में गवर्नर है कि नहीं, ये बताओ पहले। भारत में हर राज्य में गवर्नर है। तो आज का जो टॉपिक है वो गवर्नर का टॉपिक है, ठीक है। तो गवर्नर को पढ़ना है आज के टॉपिक में, ठीक है। तो चलिए अब हम गवर्नर को पढ़ते हैं, समझते हैं गवर्नर के बारे में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और गवर्नर को हम एक एक क्रम में जो हम शुरुआत करते हैं, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम करेंगे भी, ठीक है। पीवाईक्यू भी करेंगे। फिर हम यह करेंगे कि हम जो संडे आता है उस संडे में हम मैराथन करेंगे और उस मैराथन में पीवाईक्यू प्लस बेसिक का रिवीजन करेंगे, रिवाइज कराएंगे। उसमें मैराथन के साथ साथ जो है वो पीवाईक्यू भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब हम ज़्यादा बात न करते हुए हम अब आज की अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है गवर्नर के बारे में। गवर्नर के बारे में हमें समझना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते रहते हैं और बच्चे फंसते भी हैं। क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं लेकिन बच्चे फंसते भी यहीं से हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अच्छे से नोट्स करना है, ठीक है। नोट्स करना है, डिसिप्लिन में कंटिन्यूटी बना के रखना है, ठीक है। बार बार रिवाइज करते रहना है, कुछ नहीं ज्यादा करना है। डिसिप्लिन रखो, कंटिन्यूटी बना के रखो, बार बार रिवाइज करते रहो। नोट्स को, जो नोट्स बना रहे हो उसको बार बार रिवाइज करते रहो। इसके आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलो अब हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है आज का हमारा गवर्नर के बारे में है। तो सबसे पहला प्रश्न यह है, सबसे पहला जो है दिमाग में आना चाहिए, दिमाग में यह चमकना चाहिए, दिमाग में उज्ज्वलित होना चाहिए यह कि गवर्नर क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो बताओ, राज्य के क्या हम यह कह सकते हैं कि राज्य का जो रीजनल पावर होता है वो गवर्नर के हाथ में है? नहीं है गवर्नर के हाथ में, ठीक है। तो यही पूरा आज का मुद्दा है। हम समझेंगे गवर्नर के बारे में, गवर्नर की बारे में, गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट के बारे में, गवर्नर की ओथ के बारे में, ठीक है। गवर्नर की टेन्योर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में समझेंगे। और इन सब चीजों से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं और बार बार फंसाते भी हैं, बच्चे फंस जाते हैं। ये देखो सिंपल टॉपिक लग रहा है लेकिन सिंपल है नहीं वास्तव में। सिंपल कहने का मतलब यह है कि सिंपल तो है लेकिन अब वो सिंपल तब होगा जब तुम बार बार रिवाइज करोगे उसको। जब रिवाइज करोगे नहीं तो फिर वो सिंपल रहेगा नहीं, और जब वो सिंपल रहेगा नहीं तो तुम्हारा एग्जाम खराब ही होना है, ठीक है। एग्जाम को खराब नहीं करना है, एग्जाम को अच्छे से देना है। तो उसके लिए जरूरी है कि इस पूरे जो टॉपिक में जो सब टॉपिक है उनको समझो, ठीक है। तो सबसे पहले जो गवर्नर है, गवर्नर के बारे में आर्टिकल 153 में दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, आर्टिकल 153 में दिया हुआ है कि जो भारत में प्रत्येक राज्य हैं, स्टेट हैं, उनके गवर्नर होंगे। भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के गवर्नर होंगे, ठीक है। चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, आंध्रा हो, या बिहार हो, या फिर यूपी हो, जितने भी स्टेट हैं भारत में उन सभी राज्यों में गवर्नर होंगे, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है। अब गवर्नर के बारे में हमने जो शुरुआत की थी, गवर्नर कौन, तो गवर्नर राज्य के जो वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। गवर्नर राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ध्यान रखना है। संवैधानिक प्रमुख, नोट्स करते रहो बच्चों। संवैधानिक प्रमुख होते हैं, अर्थात यह है कि जो भी काम होगा स्टेट में वो किसके नाम पे होगा, वो सीएम पर ही। इसको देख लो ध्यान से, सीएम साहब है, सीएम साहब का जो काम है वो है, ये संवैधानिक प्रमुख है। और ये जो कार्यपालिका प्रमुख है, रियल एग्जीक्यूटिव है, वास्तविक प्रमुख है, रियल एग्जीक्यूटिव है, एग्जेक्टिव, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अगर स्टेट में कुछ भी हो रहा है तो वो गवर्नर के नाम पे होगा। अब ऐसे ध्यान रखना है कि जो भी स्टेट में कुछ भी हो रहा है तो वो गवर्नर के नाम पे होगा, लेकिन वास्तविकता में उसको कराने वाला कौन, ठीक है। तो वो कराने वाला सीएम साहब हैं।
ये ठीक ऐसे प्रकार से है कि मान लो कि एक घर बन रहा है और घर किसी के नाम पे बन रहा है, ठीक है। घर मान लो कि तुम्हारे पिताजी के नाम पे बन रहा है, लेकिन बनवा कौन रहा है, वास्तविकता में तुम बनवा रहे हो। तो इस टाइम पे, इस परिस्थिति में कौन रियल एग्जेक्टिव हुआ? तो ध्यान रखो, रियल एग्जेक्टिव तुम हुए, क्योंकि तुम सारे काम को करा रहे हो, तुम असली काम कर रहे हो। तुम्हारे जो पिताजी हैं या दादाजी हैं वो केवल नाम मात्र के लिए हैं, उनका बस नाम है कि उनका मकान बन रहा है, लेकिन वास्तविकता में सारे डिसीजन तुम ले रहे हो, ठीक है। घर में क्या होगा, कैसे नहीं होगा, वो सारे डिसीजन जब तुम लेने लगो और तुम ये कहो कि मैं अपने पिताजी या अपने दादाजी के जो है वो नाम पे ये काम कर रहा हूँ, उनका नाम है लेकिन काम मैं कर रहा हूँ, तब ये समझ जाओ कि यह पूरा का पूरा मामला चल रहा है। तब समझ जाओ कि रियल एग्जेक्टिव इक्वल टू तुम हो और ये संवैधानिक प्रमुख इक्वल टू गवर्नर साहब है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब यह भी प्रश्न आएगा, तो क्या गवर्नर साहब के पास पावर नहीं? बहुत सारी पावर है, ऐसा नहीं कि उनके पास पावर नहीं है। उसको हम आगे आने वाली क्लास में समझेंगे, ठीक है। आज अभी हमें धीरे धीरे चलना है। हम जब धीरे धीरे चलेंगे, बेसिक को समझेंगे, तब हमें जो क्वेश्चन समझ में आएंगे कि एनडीए में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। अगर ज्यादा भागेंगे, हम बहुत तेजी से भागेंगे, तो फिर सॉल्व होने वाला नहीं है क्वेश्चन। हमारा मूल ऑब्जेक्टिव यही है कि क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो आओ अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसा कि आर्टिकल 153 में दिया हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर होगा। ये तो अब समझ लिया हमने कि आंध्रा हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे कोई भी स्टेट हो भारत का, उस हर एक स्टेट में एक गवर्नर होंगे ही होंगे, ठीक है। अब तो हमें यह समझ में आ गया। फिर हमें यह समझ में आ गया कि गवर्नर कौन संवैधानिक प्रमुख है। हमने समझा कि हर स्टेट में एक गवर्नर होंगे। फिर समझा गवर्नर कौन है, गवर्नर संवैधानिक प्रमुख है। तो जो मुखिया, मेन मुखिया कौन है, जो रियल एग्जेक्टिव कौन है, तो वो सीएम साहब हैं, ठीक है। अब ध्यान यह रखना है कि जो भी स्टेट में काम होते हैं तो गवर्नर साहब के नाम पे तो होते हैं, लेकिन गवर्नर साहब जो भी काम करेंगे, गवर्नर साहब काम करते हैं तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे करते हैं। गवर्नर साहब जो भी काम करते हैं, गवर्नर साहब अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो वो सीएम की सलाह पे ही करेंगे। गवर्नर साहब ने कल को कोई ऑर्डर जारी किया तो वो तभी करेंगे जब सीएम साहब का जो सीएम प्लस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों की एड एंड एडवाइस पे, सलाह पे ही काम करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सब चीजें। तो हमारा 153 हो गया, ठीक है। 153 जब हमारा हो गया तो फिर हम 154 की तरफ चलते, 154 आर्टिकल 154 की तरफ चलते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित होती है। अब जब मैंने ये बताया कि जो भी गवर्नर काम करेंगे, जो भी स्टेट में काम होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, जैसे पुलिस जो कोई काम करती है या डीएम वगैरह कोई काम करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, तो वो राज्यपाल, वो गवर्नर के हाथों में ही होती है, गवर्नर में ही निहित होता है। सारी जो एग्जेक्टिव पावर होती है वो गवर्नर में ही निहित होती है। लेकिन एग्जेक्टिव पावर को अगर ये एक्सरसाइज करते हैं, एग्जेक्टिव पावर को अगर ये डील करते हैं या उसको यूज करते हैं गवर्नर साहब, तो वो तभी करेंगे जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह होगी या सीएम साहब की सलाह होगी, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर साहब के हाथों में है और ये आर्टिकल 154 में दिया हुआ है। लेकिन ध्यान यह भी रखना है कि ये इस शक्ति का प्रयोग तभी करेंगे जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस सीओएम प्लस सीएम जो है वो सलाह देंगे। इनकी सलाह पे ही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस सीएम की सलाह पे ही ये अपनी इस पावर का यूज करेंगे। गवर्नर अपनी मर्जी से यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल 154 को अपनी मर्जी से ये यूज नहीं करेंगे। ये ठीक इसी प्रकार से है कि मान लो कि तुम एमबीए वाले हो और एमबीए में तुम्हारा जो वो किसी कंपनी में गए, अब उस कंपनी में तुम्हारा कोई एक अच्छा पद है, लेकिन तुम्हें इतनी पावर नहीं दी हुई है कि तुम कोई डिसीजन ले सको, ठीक है। तब तुम्हें कुछ पसंद आ गया और तुम कह रहे हो कि नहीं, इसको जो है वो तुम्हारा यह मानना है कि इस काम को होना चाहिए, तुम्हारा यह मानना है कि इस काम को अगर हम करेंगे तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो तुम जो अपने सीनियर से बात करोगे, कंपनी के ओनर से बात करोगे, और जब कंपनी के ओनर एग्री हो जाएंगे तब
तुम और वो दोनों मिल के उस काम को करोगे। तो यहाँ पे भी ठीक वैसे ही है कि अगर जो गवर्नर साहब हैं, गवर्नर साहब को अगर कुछ करना है तो वो सीएम साहब की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे ही काम करेंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 154 में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 154 एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के बारे में दिया हुआ, एग्जेक्टिव वर्क के बारे में दिया हुआ है कि सारी पावर, जो एग्जेक्टिव पावर है वो स्टेट की सारी एग्जेक्टिव पावर गवर्नर साहब में निहित है। ठीक है, गवर्नर साहब के अलावा किसी में और निहित नहीं है। कहने का मतलब है कि जो भी स्टेट में एग्जेक्टिव काम होते हैं वो सभी गवर्नर साहब के नाम पे होते हैं। गवर्नर साहब अगर मान एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो इनकी दोनों की सलाह पे काम करेंगे। ठीक है, अपने मन मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई काम नहीं कर सकते, उसका एक्सेप्शन है, लेकिन उसको हम अगली क्लास में समझेंगे। ठीक है, अब 155 नियुक्ति हो गई। नियुक्ति, गवर्नर साहब की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है कि गवर्नर साहब की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। क्वेश्चंस में कई बार ये दे देता है कि गवर्नर साहब की जो नियुक्ति है, गवर्नर साहब की जो नियुक्ति है वो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। गवर्नर की नियुक्ति निम्न में से, ऐसे प्रश्न आएंगे, निम्न में से कौन गवर्नर की नियुक्ति करते हैं? अब बच्चे फंस जाएंगे। करते हैं, ठीक है। ऑप्शन आ गया पीएम, बी आ गया सीएम, सी आ गया, ये सी वाला आ गया, सी वाले में आ गया आरबीआई की गवर्नर, आरबीआई के, और डी आ गया राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना है बच्चों, जो आर्टिकल 155 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दिया हुआ, आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है। तो ध्यान ये रखना कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं और कोई नहीं करता है। अब ध्यान यह भी रखना है कि राष्ट्रपति साहब जो भी करेंगे, तो ध्यान रखना है कि गवर्नर साहब की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं। तो निम्न में से कौन गवर्नर की नियुक्ति करते हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो फिर तुरंत जो वो आंख बंद करके यह ऑप्शन पे जो टिक लगा देना है कि राष्ट्रपति साहब गवर्नर साहब की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब हमने यह तो समझ लिया कि नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति के बारे में हमने समझ लिया, आर्टिकल 155 के बारे में हमने समझ लिया। अब जो नेक्स्ट है उसके बारे में हमें समझना है कि जो गवर्नर साहब हैं उनका टाइम पीरियड क्या होता है, उनका टाइम पीरियड क्या होगा, यह तो जानना जरूरी है ना कि वो कितने टाइम तक काम करेंगे। ठीक, ये इस प्रकार से है कि मान लो कि तुम जो वो कोई भी एक बच्चा है वो एमबीए किया, और वो एमबीए करने के बाद किसी कंपनी में गया, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद उसको यह पता चला कि मेरे को जो अपॉइंटमेंट तो हो गया मेरा, प्लस जो वो अब मुझे कितने टाइम तक काम करना है वो भी तो क्लियर रहना चाहिए, तभी तो वो अपना अच्छा काम कर पाएगा, अच्छा परफॉर्म कर पाएगा कि मुझे इतने टाइम से इतने टाइम तक रहना है तो फिर मैं इतने टाइम तक जो परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें भी लिखा हुआ है कि जो गवर्नर साहब हैं, गवर्नर साहब का जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो गवर्नर साहब का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। गवर्नर साहब का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। ठीक है, गवर्नर साहब का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। 5 वर्ष का कार्यकाल यह साधारणतः है, इसका एक्सेप्शन भी है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि गवर्नर साहब का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आंसर अगर उसमें ऑप्शन में लिखा हो कि 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष में क्लिक कर देना है। ठीक है, लेकिन
एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है कि जो ये कार्यकाल है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति जब तक खुश हैं, किससे खुश हैं? गवर्नर से, तब तक वो गवर्नर है। मतलब कि कहने का मतलब है कि जब तक जो बड़े साहब हैं वो खुश हैं तब तक ठीक है, तब तक तुम राजगद्दी पे बैठे हुए हो। और जैसे ही वो खुश नहीं हुए, जैसे ही उनका जो मूड चेंज हुआ, तुरंत तुम्हारी गद्दी छीनी जाएगी, ठीक है। तो बात समझ में आई? तो ध्यान ये रखना है कार्यकाल का। कार्यकाल में पूछा जाएगा सामान्यतः तो 5 वर्ष का लिखना है, 5 वर्ष में जो टिक लगा देना है, ठीक है। 5 वर्ष का हो गया, ठीक। अब हमने कार्यकाल के बारे में भी समझ लिया। अब हम समझते हैं योग्यता के बारे में। योग्यता, क्या उनकी योग्यता होगी जिससे ये गवर्नर बनेंगे। तो योग्यता के बारे में ध्यान रखना है। योग्यता के बारे में ध्यान यह रखना है कि यह भारत के नागरिक तो पहले होने ही चाहिए, सबसे जरूरी तो यही है कि वो भारत के नागरिक हों, ठीक है। और इनकी जो मिनिमम एज होगी वो 35 ईयर होनी चाहिए। भारत के नागरिक हों, दूसरा है एज न्यूनतम 35 ईयर होनी चाहिए, 35 ईयर, 35 ईयर होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये इनकी योग्यता होनी चाहिए कि ये भारत के नागरिक हो, न्यूनतम एज 35 ईयर्स हो और यह किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में न इन्वॉल्व हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि यह किसी संसद के सदन में सदस्य ना हो, न ही राज्य के सदन में सदस्य हो, ठीक है। राज्य का सदन का मतलब कि जैसे मान लो कि जो संसद है उसमें 2 हाउस हैं, संसद में भी 2 हाउस हैं। और राज्य में तो जनरली हमें यही सुना है कि राज्य में 1 हाउस होते हैं जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, ठीक है। तो राज्य जो सेंटर है, संसद है, संसद में 2 हाउस, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही जो राज्य की संसद है, राज्य की संसद राज्य की सदन में, राज्य की संसद सदन में, राज्य की सदन में क्या वो सदस्य थे? अगर वो सदस्य हैं तो फिर समझो कि वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है कि संसद के भी सदस्य नहीं होने चाहिए स्टेट लेवल पे और राज्य के भी सदस्य नहीं होने चाहिए। राज्य में भी 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, और यह हर राज्य में नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान यह रखना है, हर राज्य में 2 हाउस नहीं होते हैं, कुछ ही स्टेट को यह अभी सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। तो राज्य की 2 हाउस हैं, राज्य की दोनों हाउस में से अगर किसी भी हाउस में ये सदस्य हैं तो फिर उनकी एलिजिबिलिटी सही नहीं है, ठीक है। और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो यह एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी होगी, भारत के नागरिक हैं, न्यूनतम 35 एज होनी चाहिए, ठीक है। प्लस संसद सदस्य नहीं होने चाहिए, राज्य की संसद सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना है, ये सब चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे ये पद की शर्तें हैं, तो पद की शर्तों में भी यही है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं आनी चाहिए, प्लस किसी भी संसद के सदस्य नहीं होने चाहिए, संसद सदस्य नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है। प्लस शपथ, ये बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि भारत में जो गवर्नर हैं, जो राज्य के गवर्नर हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाने का काम जो करते हैं वो हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ध्यान रखना है बच्चों।
अब ये इस एग्जाम्पल से ध्यान रखो कि कोई भी एक कैंडिडेट है, वो एमबीए किया, एमबीए करने के बाद अगर वो गलत डिग्री लेके चला गया, मान लो कि एक कंपनी है जिसने असिस्टेंट के लिए जॉब के लिए जो वो एक वैकेंसी निकाली, और कोई एक कैंडिडेट है वो एमबीए किया हुआ या वो बीटेक किया हुआ है,